हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्वा एडवेंचर पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो चना फिशेस होती है उनकी ब्रीडिंग कैसे कराई जाती है और उनके बारे में सारी डिटेल्स है जो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मेल और फीमेल चना के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इस इमेज का यूज़ करें, जहाँ हेड की शेप और क्लोएका की साइज से आप इनमें डिफरेंस बता सकते हैं। ये वो चना की पेयर है जिसे मैंने मानसून के सीज़न में पकड़ा था और इसकी पेयरिंग होने के बाद मैंने इसे एक बेयर बॉटम टैंक में रखा था, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इनकी ट्रेनिंग की शुरुआती दिनों में आपको इन्हें बेयर बॉटम टैंक में ही रखना चाहिए और इससे इनका अग्रेशन भी थोड़ा मेंटेन होता है और इन छुपने की जगह काफ़ी चाहिए होती है। और अगर आप नीचे में ग्रेवल्स या कुछ और रखते हैं तो ये अपने बॉडी को स्क्रैच कर सकती है, जिनमें इन्फेक्शन लगने का बहुत ज़्यादा ही खतरा होता है। सभी जंगली चनास जो होती हैं उनमें अक्टूबर से लेकर फरवरी मंथ तक के बीच का समय होता है, उस समय काफ़ी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस दिखने की चांसेस होती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मेरी फिशेस पूरी तरह से सेटल हो गए और ये बॉन्ड कर चुकी हैं, उसके बाद मैंने इसमें कुछ प्लांट्स ऐड किए हैं और बेस में सैंड डाला है। और आप देख सकते हैं मैंने एक छोटे से टेराकोटा पॉट को पलट कर रखा है ताकि ये इनके केव की तरह काम कर सके, जिसमें अगर ज़रूरत पड़े तो ये छिप सके। इसके अलावा इनकी फीडिंग की ट्रेनिंग के लिए मैंने इसमें कुछ छोटा ज़ीब्रा डेनियोस रखे हैं। ये आपको क्रूअल लग सकता है, लेकिन ये बाय नेचर नॉर्मल है। ये नेचर में भी इन्हीं का शिकार करती हैं। तो अगर आप इन्हें जल्दी से फीडिंग के लिए ट्रेन करना चाहते हैं तो आप कुछ छोटी फिशेस को इनके साथ छोड़ सकते हैं। और लाइव फीडिंग में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, जिनसे ये ब्रीडिंग के लिए इनकरेज होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें ओवर फीड नहीं करना है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की अरवाना पैलेट्स या फिर आप किसी अच्छे कार्निवोरस टाइप की फीडिंग का यूज़ कर रहे हैं तो दिन में बस इन्हें एक ही बार फीड करना है, क्योंकि ज़्यादा फीडिंग करने से इनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये ज़्यादा मोटी हो सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों से बच कर रहना है। तो अब हम बात करेंगे इनके पेयरिंग के ऊपर। तो जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि ये बीटा फिशेस से काफ़ी मिलती जुलती हैं बिहेवियर में। तो उसी तरह जिस तरह बीटा फिशेस एक साथ एक दूसरे के नहीं रहती हैं, एक दूसरे को मारती हैं या फाइट करती हैं, चना से भी वही प्रॉब्लम होती है। इसलिए इनके पेयर को बॉन्ड कराना बहुत ही ज़रूरी होता है और एक बार बॉन्डिंग होने के बाद ये लाइफ टाइम के लिए एक साथ ही रहती हैं। तो इन्हें पेयर करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखी है, आप जाकर वो मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और उसके अलावा मैंने एक नई टेक्निक खुद से तैयार की है, जिससे चना से बहुत सेफली और बहुत जल्दी पेयर हो जाते हैं। तो अगर इस टॉपिक पे आप बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसमें आप पेयरिंग लिखिए। और अगर मुझे 15 से 20 कमेंट्स ऐसी आती हैं तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि इनकी पेयरिंग के बाद हमें क्या करना है। तो अपनी चनास की पेयरिंग को कंफर्म करने के बाद हम इन्हें शिफ्ट कर देते हैं इनके मेन टैंक में, जहां पे आप इनकी ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं। और इन्हें टैंक में शिफ्ट करने के आधा से 1 घंटे तक अपने सुपरविज़न में रखें, क्योंकि हो सकता है ये प्लेस चेंज होने के चलते थोड़ी स्ट्रेस में आ जाए और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनकी जो टैंक है वो हमेशा ढकी हुई रहे। मैं इनके टैंक में लिड के लिए ग्लास का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि उनका वेट भी काफ़ी अच्छा रहता है और ये मेंटेनेंस में भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो आप कोशिश करें कि ये थोड़ी हैवी लिड हो, और आप अगर फीडिंग के लिए भी यहाँ जगह छोड़ रहे हैं तो वो जगह बिल्कुल कवर की हुई हो, क्योंकि छोटी सी छोटी जगह में ये आराम से जंप करके बाहर भाग जाती हैं। तो मैं अभी इन्हें फीड करवा रहा हूँ। ये एक अच्छी क्वालिटी की सिकलेट फूड है। इसके अलावा मैं इन्हें अरवाना स्टिक्स देता हूँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप इन्हें अच्छी क्वालिटी का ही फूड खिलाएं और किसी तरह की कार्निवोरस फूड खिलाएं, जो कि मॉन्स्टर फिशेस के लिए बनाई जाती हैं या जो कार्निवोरस फिशेस होते हैं उनके लिए बनाई जाती हैं। इनसे इनका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अच्छी तरह पूरा होता है और
ये इनकी ब्रीडिंग को और भी ज़्यादा जल्दी करवाने में हेल्प करती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी चन्ना पेयर बिल्कुल अच्छे से बॉन्ड कर गई है और ये एक दूसरे से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। इसका पता आपको इसी से चल सकता है कि इनकी सारी फिन्स हैं जो अच्छी तरह से इंटैक्ट हैं, वरना आपको इनकी पंखों में कट्स दिखते हैं जो कि आपस में लड़ाई करने से होती हैं। तो अब आपको वेट करना है इनके स्पॉनिंग का, जो कि काफ़ी लंबा टाइम ले सकती हैं। जैसे कि मैंने जब से इन्हें बॉन्ड किया था तो इन्हें लगभग 5 से 6 महीने का समय लग गया स्पॉनिंग करने के लिए। इस बीच मैं इन्हें रेगुलर फीडिंग, इनकी टैंक की क्लीनिंग और इन्हें अपने उंगलियों से ट्रेन करता रहता हूँ। और फिंगर को चेस करने वाली ट्रेनिंग है जो इनके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे इनके अंदर का डर है जो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब तक इनके अंदर का डर ख़त्म नहीं होता है ये अपनी ट्रू कलर शो नहीं करती हैं और इनके जो फिन्स है वो ट्रांसलूसेंट ही दिखते हैं। और एक बार ये इन्हें आपकी आदत लग गई तो इनकी जो फिन्स होती हैं वो बिल्कुल सॉलिड कलर में आ जाएंगी और इनकी फिन्स काफ़ी ब्लू होती हैं, जो कि वीडियो के एंड में आपको दिखने लगेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं टैंक की हालत काफ़ी अच्छी नहीं है और ये आए दिन प्लांट्स को उखाड़ देते हैं और सैंड को काफ़ी इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, जिनसे टैंक की जो वाटर है वो काफ़ी गंदी हो जाती है। तो ये कुछ मेंटेनेंस है जो आपको करनी पड़ सकती हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा वाटर चेंज की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप वीकली एक बार एटलीस्ट 25 to 30% ही वाटर चेंज करें, उससे ज़्यादा वाटर चेंज करने से स्ट्रेस में आ सकते हैं। और दूसरा, अपने फिल्टर स्पंज को अच्छी तरह से आप टाइम पे टैंक के वाटर से क्लीन करते रहे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे टेंशन में डाल दिया और मैंने देखा कि मेरी जो मेल चना है उसने खाना पीना बंद कर दिया है और वो ज़्यादातर बाहर नहीं आ रही है, हमेशा ये प्लांट्स में छिपी हुई रहती है और मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर मैंने ध्यान से देखा कि मेरी चना जो है उसकी जो चीक्स है वो फूली हुई है और मुझे लगा कि इसने शायद कोई ग्रेवल पकड़ ली है अपने मुंह में या फिर कोई इंसेक्ट या बग है जो अंदर चला गया। बहुत बार बीज होती हैं वो वाटर में गिर जाती हैं लाइट के पीछे और ये उन्हें पकड़ लेती हैं और वो उन्हें डंक मार देती हैं। तो मेरे मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। फिर मैंने देखा कि फीमेल है वो बिल्कुल सही है, वो सामने आ रही है, इंटरैक्ट कर रही है और फीडिंग ले रही है, लेकिन मेल बिल्कुल ही सामने नहीं आ रहा। और ऐसा होते हुए लगभग 3 से 4 दिन ऑलरेडी हो चुके थे और मुझे कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा था। फिर मैंने कुछ स्टडी की इसके ऊपर और मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आई है कि जिस काम के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे वो शायद हो चुकी है और हमारे मेल के मुंह में शायद अंडे हैं, क्योंकि ये माउथ ब्रूडिंग में ऐसा ही होता है और चनास माउथ ब्रीडिंग फिश हैं तो ये अंडों को अपने मुंह में रख के हैच करते हैं। स्पेशली मेल इसमें बहुत एक्टिवली पार्ट लेते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद मुझे बिल्कुल 100% ये विश्वास हो गया कि मेल के मुंह में अंडे हैं, क्योंकि समय के साथ इसका मुंह और ज़्यादा फूलता जा रहा। इसी दौरान आप अपने टैंक से HOB या फिर टॉप फिल्टर हटा दें और उसकी जगह इस तरह की स्पंज फिल्टर का यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही जेंटल होते हैं और बच्चे इनमें खींचते नहीं हैं। तो अगले ही दिन मैंने देखा हमारा जो मेल है वो बिल्कुल फ्रंट ग्लास के सामने आकर बैठा हुआ है, जो कि कल तक प्लांट्स में छिपा हुआ रहता था। और इसका मुंह का जो साइज़ है वो भी नॉर्मल हो चुका है, यानी इसने कहीं तो अपने फ्राइज़ को रिलीज़ किया है। तो इसके पीछे पीछे हम अपनी नज़र को दौड़ाते हैं तो हमें दिखती है छोटी छोटी फ़िश फ्राइज़, जो कि हमारे सैंड के जो ग्रेन्स हैं उससे भी काफ़ी छोटी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। आपको पता नहीं कैमरे में ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और इनकी संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। इन्हें देखकर मेरी खुशी का बिल्कुल ही ठिकाना नहीं रहा। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी चन्ना की वैरायटी को ब्रीड किया है। इस दौरान हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट मिस कर दिया है, जो कि इनका स्पॉनिंग डांस है। चनास ब्रीडिंग के समय बीटा फिश की तरह बिल्कुल कर्ल हो जाती हैं और एक दूसरे को इस तरह से ये कर्ल होकर एग्स को डिपॉजिट करती हैं।
तो ये ज़्यादातर रात के समय होता है, तो वो हमने मिस कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो फर्स्ट टाइम एवर स्पॉनिंग था चनास का वो सक्सेसफुल रहा है। और अब बच्चों की संख्या देख सकते हैं, मुझे लगता है कि लगभग ये 100 से ऊपर ही होंगे। अब जो हमारा मेल है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और ये फीडिंग भी लेना शुरू कर चुका है, और ये हमेशा गार्ड की पोजीशन में रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पॉट के अंदर बेबीज है जो बिल्कुल एक जगह झुंड बनाकर घूम रहे हैं, और हमारा मेल फीडिंग का टाइम देखकर बिल्कुल ऊपर आ चुका है फीडिंग के लिए। अब हमारे जो फ़िश फ्राइज़ है इन्हें लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब देख सकते हैं इनका ग्रोथ काफ़ी रैपिड है, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट ले रही हैं, जो कि फ़ीमेल अपने अनफर्टाइल एग से इन्हें फीडिंग करवाती है। और अब हमारी जो फ्राइज़ है इनकी साइज़ में और बढ़ोतरी हुई है। ये हमारा तीसरा वीक है। तो अब जैसे कि देख सकते हैं हमारे टैंक में काफ़ी एलजी आ चुकी है। ये एलजी हमारी जो सबमर्सिबल लाइट है वहाँ पे हुई है, और मैं इसे क्लीन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और एक और चीज़ है कि मैंने इन एल्गीज में देखा है कि ये बच्चे काफ़ी अपना मुंह मारते हैं इन एल्गीज में। शायद इनमें इन्फोसोरिया और कई तरह के स्मॉल क्रस्टेशन वगैरह पनपते हैं जिन्हें ये खाती हैं। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता, बट मैंने देखा है कि इन एल्गीज में ये बच्चे अपने मुंह को मारते रहते हैं। तो आज हम सफाई करेंगे अपनी टैंक की। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस तरह के रेज़र ब्लेड वाले स्क्रैपर का। इसमें आप जो शेविंग वाली पुरानी स्टाइल की ब्लेड्स होते थे उन्हें चेंज कर सकते हैं, और एक ब्लेड आप दोनों साइड को बारी बारी से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह काम करती है। इसके अलावा आप मैग्नेट वाले जो एलजी स्क्रैपर्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारी जो फ्राइज़ है वो लगभग ½ इंचेस की हो चुकी हैं। तो अब हमने इन्हें झटका या फिर किसी तरह से इनकी स्पाइन के टूटने का डर नहीं है, इसलिए मैं टैंक की क्लीनिंग कर रहा हूँ। और आप क्लीनिंग के समय कॉर्नर्स में ब्रशेस का यूज़ करें, क्योंकि जो हमारी एलजी स्क्रैपर का ब्लेड है वो अगर सिलिकॉन के लेयर में लगता है तो टैंक में लीकेज होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं। और ये सब क्लीनिंग के बाद मैं मैनुअली जितना हो सके एलजी को बाहर खींच लेता हूँ, और मैं पूरी तरह से एलजी को क्लीन नहीं करूँगा क्योंकि शायद अभी इनसे कुछ इन फ्राइज़ को न्यूट्रिशन मिले, और आगे ज़रूरत पड़ने पे ये जो हमारा ड्रिट फूड है मैं इसे ही पूरी तरह से निकाल दूंगा, क्योंकि एल्गी जो जमी है वो ज़्यादातर इसी वुड पे जमी हुई है। तो अब मैं इस टूथब्रश की मदद से जितना हो सके उतनी एल्गी को मैनुअली हटा दूंगा, और बाकी को फिर मैं इसी में छोड़ दूंगा। और मैं अभी इस टैंक में साइफनिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है ये बच्चे उसके साथ खींच जाएं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हमारा टैंक कुछ ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, और फ्राइज़ देख सकते हैं कि कितने कॉम्पैक्ट होकर अपने माँ के पास में ये चिपके हुए रहते हैं। और ये हमारा जो मेल है इसकी कलर्स आप देख सकते हैं, और ये चना एंड राव से कुछ कम भी नहीं लगता है, जबकि ये लोकली पकड़ा हुआ फिश है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन्हें करेंगे फीड। तो मैंने आपको ऐसे बताया था मैंने एरोवाना स्टिक्स देता हूँ, और ये मैं डायरेक्ट टैंक में देता हूँ, और एक टाइम इन्हें फीडिंग में देता हूँ 2 से 3 स्टिक एक चना के लिए। और आप देख सकते हैं कि उनके जो मुंह से खाने के टुकड़े हैं उन्हें ये बेबीज़ है वो खा रहे हैं। तो इसीलिए बेबीज़ के लिए मैंने एरोवाना स्टिक्स को क्रश कर दिया है, और बेबीज़ को मैं ये फीड 3 से 4 बार दिन में देता हूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बेबीज़ हैं वो 1 वीक तक लगभग आप उन्हें कुछ नहीं दें तो भी चलेगा। उसके बाद आप क्रश किए हुए पैलेट्स उन्हें ज़रूर दें, और इससे इनकी ग्रोथ में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। अभी हमारी जो फिशेस हैं वो काफ़ी छोटी हैं, तो इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है पैलेट फीड लेने में। तो आप इन्हें क्रश्ड पैलेट्स की जगह पे फ्रेशली हैच्ड ब्राइन श्रिम्प भी खिला सकते हैं, या इसके अलावा माइक्रोवर्म्स उसकी भी कल्चर है जो आप करके इन्हें खिला सकते हैं। इनसे इनकी ग्रोथ में काफ़ी बढ़ोतरी आएगी। तो मैंने चनाज में ये नोटिस किया है कि इनकी ब्रीडिंग में जो मोर्टालिटी रेट होती है फ्राइज़ की वो बहुत ही लो या फिर ज़ीरो होती है,
क्योंकि इनके पेरेंट्स इनकी बहुत अच्छी तरह से केयर करते हैं। और गोल्ड फिश, बीटा फिशेस जैसे मैंने पहले ही ब्रीड की हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई होती है, स्पेशली गोल्ड फिशेस में। तो ये बहुत अच्छा है, चनास को ब्रीड करना भी बहुत ईजी है। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि हमारी फ्राइज़ पहले कैसी थी और अभी कितनी बड़ी हुई है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये लगभग इनके पैदा होने के 5 से 7 दिन के टाइम की वीडियो है। तो अब हमारी फ्राइज़ लगभग 3 से 4 वीक की हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इनकी साइज़ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ कुछ पैलेट्स मैंने इनके पेरेंट्स को दिए थे, उन पर यही टूट पड़े हैं और देख सकते हैं कैसे इन्हें खा रही है। और इसी से आप इनकी हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो चना कछुआ की ब्रीडिंग के ऊपर, और जितना हो सके मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और वहाँ आप मेरे से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपकी जितनी हो सके हेल्प करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं इन बच्चों की ग्रोथ की अपडेट आपको देता रहूँगा। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे और भी एक्वेरियम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।